वेलकम टू आई टॉप क्लासेस। आज हम फिर नया वीडियो लेकर आए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से नए तरीके शुरू कर रहे हैं। हम आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत कम शॉर्ट टाइम में, और चैप्टर की मेन कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे जहाँ से सवाल बेसिकली अराइज किए जाते हैं नीट एग्जामिनेशंस में। वहाँ पर उन पॉइंट्स पर सिर्फ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फालतू इधर उधर की बातों पर डेविएशन नहीं करेंगे। हाँ, बहुत ही कम टाइम में कोशिश करेंगे, बहुत ही कम से कम टाइम में पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना ना पड़े और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में इतना अच्छा पढ़ें, इतना अच्छा तैयार करें उसको शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में। आज मैं लिविंग वर्ड पढ़ा रहा हूँ आपको, और अगला मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या तो फिर एनिमल किंगडम, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, मैंने मेरे हिसाब से लगभग हाफ एन आवर में पूरा कंप्लीट चैप्टर बताया जा सकता है, कि जहाँ से मेनली कॉन्सेप्ट रहे होते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ कि उस हाफ एन आवर को अगर आप विजिट कर लेंगे तो पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वैसे यार लिविंग वर्ड देखते हैं कितना टाइम लगता है। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहला इस सवाल में चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड, और एनसीईआरटी में हेडिंग है कि लिविंग क्या है। लिविंग क्या है, पूरी 2-3 पन्ने की थ्योरी लिख दी, ठीक है। अब तुम्हें, अगर आपने नहीं पढ़ा कभी, तुम्हें लगेगा यार चैप्टर नहीं पढ़ा, वो पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है उसमें, कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि लिविंग क्या है। तो लिविंग यार तुमसे बचपन से तुमने पढ़ते आए हो लिविंग क्या है। अगर तुमने लिविंग पढ़ा तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, कोई पूछे लिविंग क्या है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कोई ऐसी चीज़ जो चल सकती हो। तो गलत हो गई बात कि यार लिविंग जो चल सकती हो, नहीं, पेड़ पौधे भी लिविंग होते हैं लेकिन चल नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उसके अपवाद बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब तो फिर सवाल उठता है कि यार लिविंग को वास्तविक में डिफाइन कौन करता है। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने लिख रखा है 3 पन्ने की थ्योरी में। तो मैं बता रहा हूँ उस 3 पन्ने की थ्योरी में उन्होंने लिखा है ग्राम्स। क्या लिखा है? ग्राम्स लिखा है। उन्होंने कहा है जो जिसके पास ग्राम्स है वो लिविंग हो, जिसके पास ग्राम है वो लिविंग है। हाँ, एक्सेप्शन हो सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी डेफिनेशन बताई, कुछ ऐसे भी बताए, करेक्टर बताया जो लिविंग को संपूर्ण डिफाइन करते हैं। मगर अगर है वो है तो उसके पास वो लिविंग ही होगा, 100% लिविंग होगा, ठीक है। तो ग्राम से 3 पन्ने में लिखा हुआ है, 3 पन्ना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राम्स पढ़ो आप। ग्राम से सबसे पहला जी क्या है? जी है ग्रोथ। उन्होंने कहा ग्रोथ है। अगर कोई चीज़ ग्रोथ करती है तो वो लिविंग है, बट उसका अपवाद मिला क्या। उन्होंने कहा कि ग्रोथ जो, अगर किसी का भार बढ़ता जाए तो वो ग्रोथ, समझ लीजिए क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अगर किसी में उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी परिवर्तन हो रहा है, संख्या में परिवर्तन आ रहा है, तो वो भी क्या है, ग्रोथ है, ठीक है। तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर बताए गए, क्या, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज नंबर, ठीक है। बट ग्रोथ संपूर्ण डिफाइन नहीं कर पाई, और फिर हमको मिला एक्सेप्शन। क्या उन्होंने कहा कि यार ग्रोथ को अगर डिफाइनिंग कैरेक्टर मान ले, संपूर्ण डिफाइनिंग कैरेक्टर मान ले, तो गलत बात है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ करते हैं। मतलब ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। इसका मतलब ग्रोथ, हाँ, लिविंग बॉडी भी ग्रोथ करती है बट नॉन लिविंग बॉडी भी ग्रोथ करती है। मतलब इसका मतलब ये इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर संपूर्ण डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। मतलब कि ग्रोथ को हम लोग कंप्लीटली नहीं कह सकते ग्रोथ या क्या है, ग्रोथ लिविंग को डिफाइन कर रही है संपूर्णता, एक बात गलत है, ठीक है। दूसरा आता है आर रिप्रोडक्शन। उन्होंने कहा कि ग्रोथ लिविंग वो है जो रिप्रोडक्शन कर सकता हो, जो प्रजनन कर सके, बेबी को बॉर्न करा सके, अपना बेबी ला सके, वो भी क्या है, लिविंग है। बट हमने देखा कि म्यूल, खच्चर लिविंग होता है बट बेबी उत्पन्न नहीं कर सकता, वर्कर बीज बेबी उत्पन्न नहीं कर सकती, इनफर्टाइल ह्यूमन, इवन ह्यूमन बीइंग आल्सो अनेबल टू रिप्रोड्यूस। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, कंप्लीट डिफाइनिंग कैरेक्टर लिविंग का नहीं है। दूसरा आता है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, वातावरण में हो रही परिवर्तन को फील कर लेना। ये भी क्या है, ये एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट ग्राम्स का हिस्सा है। इसका मतलब ये लिविंग को डिफाइन करता है। एनसीईआरटी ने इसको एक पॉइंट में लिखा है, दैट इज कॉन्शियसनेस। क्या है, कॉन्शियस है। अगर कोई चीज़ कॉन्शियस है, हाँ, चेतना है उसमें, तो दैट इज लिविंग। और ये लिविंग को संपूर्ण, क्योंकि चेतना सिर्फ नॉन लिविंग बॉडी में चेतना नहीं होती, उनमें कॉन्शियस नहीं होता। हाँ, ह्यूमन एक ऐसा है जिसमें सेल्फ खुद के लिए ज़्यादा चिंतित रहता है, मतलब उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है, ठीक है। तो जिनमें परिवर्तन, वातावरण में होने वाले परिवर्तन को सेंस करने की एबिलिटी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉन्शियसनेस दैट इज एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट ग्राम्स का हिस्सा है। इसका मतलब द ए इसका एक एज लिविंग को कंप्लीटली डिफाइन करता है, ये लिविंग को कंप्लीट डिफाइन करने वाला करेक्टर है, ठीक है। दूसरा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? तुम्हारे शरीर में हो रही विभिन्न प्रकार की केमिकल रासायनिक क्रियाएं जो भी शरीर में हो रही हैं वो सब क्या है? मेटाबॉलिज्म है। सब संपूर्ण केमिकल रिएक्शन जो आपकी बॉडी में हो रही है सबको जोड़ लो, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होती, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? लिविंग बॉडी में होती है। इसका मतलब ये भी क्या है? इसको लिविंग को कंप्लीटली संपूर्ण डिफाइन करता है, ठीक है। दूसरा आता है एस। एस का मतलब क्या है? सेल्फ रिप्लिकेट। कोई भी चीज़ है अगर सेल्फ रिप्लिकेट कर सकती है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड कर सकती है, तो वो भी क्या है? लिविंग। और ये भी क्या है? डिफाइनिंग करेक्टर है। तो ग्राम्स में जो 3 लोग हैं ये उसके डिफाइनिंग करेक्टर हैं। एग्जाम में ये और ये ऑप्शन ज़्यादातर मिलते हैं। ऑप्शन में ये नहीं होगा तो याद रखना कॉन्शियसनेस आंसर ऑप्शन में होगा। तो पूछ ले कि विच इज द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है, बिना किसी एक्सेप्शन में, कोई इसमें अपवाद ना हो, तो ऐसा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग जिसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते। एंड सेल्फ रेप्लिकेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। रिमेंबर इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो अगला सवाल पहले हमने बताया कि लिविंग क्या है, लिविंग क्या है जिसमें ग्राम्स हो लिविंग है। अब अगला सवाल उठता है कि भैया ये बताओ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इंसाइड ने अगला क्वेश्चन अराइज किया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि कितना डाइवर्स है हमारी पृथ्वी पर, कितने प्रकार के लिविंग प्राणी पाए जाते हैं। हमारा जो जीवित संसार है जहाँ पर जीवन है, तो कितने तरह के प्राणी, डाइवर्सिटी है, कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यार देखो, फिक्स डाटा तो आज तक पता नहीं चला किसी को, क्योंकि हम ये इतना आसान नहीं है ये, ठीक है। तो बहुत एफर्ट के बाद जो पता चला कि हमारी पृथ्वी पर अब तक इतनी प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। याद रखना ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ मिलियन नॉट बिलियन, इट्स अ मिलियन स्पीसीज अब तक हमारी अर्थ पर डिस्कवर की जा चुकी है, खोजी जा चुकी है। अब दिक्कत ये हुई कि जो हम कम लोग के जब बारे में जानते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हमने कहा चलो ठीक है, 2-4-10 लोग को जानते हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन जब संख्या इस प्रकार हो गई तो क्या इनके बारे में, एक एक प्राणी के बारे में पढ़ पाना आसान था? नहीं ना। तो हमें चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया। उन्होंने कहा कुछ स्टैंडर्ड तरीका बनाइए, क्योंकि हमने बहुत दिक्कतों का सामना धीरे धीरे होने लगा। हमने यहाँ पर इंडिया में बिल्ली खोजी, हम बिल्ली कहते थे, उसको चाइना वाले कुछ और कहते थे। बड़ा दिक्कत होने लगा तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो भाई, बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ स्टैंडर्ड काम करिए जिससे दिक्कत ना हो। तो स्टैंडर्ड आम आदमी थोड़ी कर सकता है, उसके लिए भी कुछ तरीके दिए गए। हाँ, उस तरीके को इंटरनेशनल अथॉरिटी ने दिया। तो उन्होंने नामकरण, भाई इनमें बहुत सारे है ना, पहले हम लोग घर में 2-4 लोग हैं, बबलू डब्लू रख दो नाम, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो गए हैं, तो मॉडर्न नाम रखना शुरू कर दी। उसके लिए कोई तरीका बनाया गया, यहाँ पर प्राणियों के लिए इंटरनेशनल तरीके निकाले गए। उन्होंने कहा पौधों के नाम ये देंगे और जो है जानवरों के नाम जो है ये लोग देंगे। फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा यार फुल फॉर्म में फॉर और ऑफ एनसीईआरटी पता नहीं क्यों ऐसा लिखी है, मुझे आज तक पता नहीं चला, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ, जो भी है ऐसा ही याद रखना है। उन्होंने कहा पौधे को नाम देगा कौन? इंटरनेशनल, इसका देखो फुल फॉर्म देखो, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो यार ऐसे याद रखना, फॉर दिया है, ऑफ दिया है, तो यार थोड़ा सा लिटिल बिट याद रखना, क्योंकि भाई जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सही माना जाता है। क्यों लिखा है, काहे लिखा है, इस पर फोकस ना करें, जो लिखा है वो याद कर लें, ठीक है। आओ फिर उस भाई अब देखो प्राणी खोजे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करिए, किसी को पहले पहचान करिए। ऐसा तो नहीं कि पहले खोजा चुका तुमने दोबारा उसी को खोज लिया हो, ऐसा मत करो। पहले पहचानो सही तरीके से कि जो खोजा है कुछ नया है।
फिर उसका नामकरण करिए और नामकरण के बाद उसको देखिए, क्लासिफाई करिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में अभी बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले आइडेंटिफाई करिए, फिर नॉमिनोलॉजी के बारे में कुछ रूल्स दिए गए, नामकरण के नियम कानून बताए गए कि नामकरण कैसे करना है आपको, है ना, तो इसके भी रूल्स में बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कितनी कितनी कैसे कैसे क्लासीफाई किया जाता है, ये बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, देखिए याद रखिए, जो नामकरण की सिस्टम दिए गए, तो नामकरण को सिस्टम में एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी प्राणी का नाम जो रहेगा वो दो शब्दों से बना होगा। ठीक है, तो दो शब्दों से बना होगा, जिसमें जो पहला नाम होगा वो होगा जेनरिक नेम और दूसरा जो नाम होगा उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो दो नामों से बना हुआ नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और इस सिस्टम को पहली बार लॉन्च किया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। याद रखना भाई, फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, एक किसने दिया, ये फुल फॉर्म और ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अराइज होते हैं, याद रख लेना, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, आओ जरा आगे टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, तो अगला सवाल है यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। प्राणियों के या किसी भी जानवर का, किसी भी पौधे का नामकरण करने के लिए कुछ रूल दिए गए। तो रूल जो है वो एनसीईआरटी के हिसाब से 4 है, लेकिन हम तो भैया 4 मानते नहीं हैं, हम तो कहते हैं 3 ही है। ठीक है, तो जैसा क्या है ना, पहले पॉइंट में उन्होंने जनरल बात करी, उन्होंने कहा कि जो नाम होते हैं वो लैटिन ओरिजिन के होते हैं। भाई लैटिन ओरिजिन क्यों होते हैं भाई? लैटिन का मतलब होता है एक डेड लैंग्वेज है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब एक ऐसे शब्द से नाम लिखा जाता है जिस शब्द की वर्ड मीनिंग नहीं होती। आप डिक्शनरी में अपने जनरल डिक्शनरी में खोजेंगे तो उस वर्ड की कोई मीनिंग नहीं पता चलेगी, ऐसे वर्ड से, ऐसे शब्दों, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लैटिन जो उन्होंने कहा जनरली जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और जब लिखते हैं तो इटैलिक होगा। अब वो लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं कि प्रिंट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग कहानी है ना, तो इसलिए मैंने उसको रूल नहीं था, जनरल वर्ड। ठीक है, दूसरा कि लैटिन में क्यों लिखते हैं, बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज। याद रखना, ये तो पूछ ले क्वेश्चन कि लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ये डेड लैंग्वेज होती है जिनके शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, जिनके उनके जो वर्ड्स डिक्शनरी में सर्च करें उसका कोई मतलब नहीं होता। आओ जरा, तो फर्स्ट रूल, उन्होंने पहला रूल कहा कि जो नामकरण होना चाहिए। हमने कहा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर पहले कर रहे थे, उन्होंने कहा तो उसके लिए रूल आया कि उन्होंने कहा जो नाम लिखेंगे तो फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, जीनस होगा। द फर्स्ट वर्ड इज जीनस and the second word is a specific epithet। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये बात कही उन्होंने। दूसरा उन्होंने सेकेंड रूल दिया कि रहे जब हाथ से लिख रहे हों तो उनका नाम सेपरेटली, जीनस और स्पीशीज को अलग अलग लिखें और उसको क्या करिए, अंडरलाइन करिए। बचपन में बहुत बार किया होगा आपने। उन्होंने कहा अगर आप प्रिंट करवा रहे हों, प्रिंट कर रहे हों तो उसको किस में क्लिक करें, प्रिंट करें, इटैलिक में, थोड़ा सा तिरछा इटैलिक में प्रिंट करें। ठीक है, रूल नंबर 3 तो कह रहे हैं जो जीनस होता है उसका, जो जीनस तो पहला वर्ड है उसका नामकरण नाम का, तो उसके नाम का जो जीनस है तो उसका जो पहला शब्द होना चाहिए वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला वर्ड होना चाहिए वो, मतलब पहला वर्ड क्या, कंप्लीट पूरा का पूरा वर्ड कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लिए, उन्होंने कहा मैग्नीफेरा इंडिका, देखिए मैंने हाथ से लिखा है इसलिए अंडरलाइन कर दिया सेपरेटली, एम द कैपिटल, आई द स्मॉल, मैग्नीफेरा इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन। ठीक है, दूसरा अगर आप कभी कभी आप ये जानना चाहते हैं कि उस नामकरण को दिया किसने, किया किसने, तो आप लोग उसके लास्ट में एब्रिविएट फॉर्म में उसके नाम को भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन नहीं करना है। ठीक है, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, लिन इज द लिनियस, मतलब इस नामकरण को दिया किसने, लिनियस ने। दिस इज द होल रूल ऑफ यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर का जो दिया गया है। इतना ही आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आओ दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन एक सिंपल सा वर्ड है जिसमें क्या होता है, किसी भी चीज को ग्रुपिंग करना। क्या करना? ग्रुपिंग करना, वर्गीकरण कर देना, क्या है, क्लासिफिकेशन है। वर्ग में बांट देना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही हम लोग एक शब्द पढ़िए, दैट इज टेक्सा। टेक्सा क्या है? टेक्सा एक कुछ नहीं, टेक्सा एक साइंटिफिक टर्म है
जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्व क्लासिफाई करने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा ध्यान दो, इसमें बड़ा अच्छा है ये, बहुत कंफ्यूज भी करता है लोगों को। देखिए जरा, तो अलग अलग, मैं कह रहा हूँ डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट हो सकता है। मतलब टेक्सा जो हो सकता है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग हो सकता है। लेवल को कैसे, मतलब क्या मतलब है लेवल का, ऐसे डिपेंड करता है कि क्लासिफाई करने वाला व्यक्ति क्या है। अगर वो गंवार है, अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो कुत्ता देसी लाओ या विलायती लाओ, तुमने कहा नहीं ये जर्मन शेफर्ड है, लेब्रा है, देसी है, अरे उसके लिए तो नॉर्मल से कुत्ते हैं। ठीक है, तो वो उसके लेवल पर डॉग, सारे डॉग्स ही उसके लिए क्या है, सारे कुत्ते ही हैं, डॉग ही हैं, तो वो उसके लेवल पर टेक्सा है, उसके लेवल पर एक टेक्सा है। बिल्ली कोई भी हो, सफ़ेद बिल्ली, काली बिल्ली, ब्राउन बिल्ली, लाल बिल्ली, वॉटेवर बिल्ली हो, उसके लिए तो बिल्ली है, तो उसके लेवल पर वो एक टेक्सा है ना। लेकिन अगर कोई इंसान थोड़ा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है और जानता है बायोलॉजी के बारे में, तो कहेगा, कोई कुत्ते को देखा तो कुछ लोग कहेंगे मैमल है, कुछ लोग कहेंगे मैमल है, तो वो उसके लेवल पर वो क्या है, एक टेक्सा है। नहीं, कुछ और लोग कहेंगे नहीं यार भाई एनिमल है, जानवर है। अब जानवर हो, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो सकता है यार, हाथी, घोड़ा, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लेवल पर क्या है, टेक्सा है। वो डिपेंड करता है कि क्लासिफाई करने वाला व्यक्ति कौन है, उस क्लासिफिकेशन करने वाले व्यक्ति के हिसाब से टेक्सा अलग अलग हो सकता है। ये सब इंडिविजुअल एक टेक्सा है, डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट, एनिमल, ये सब टेक्सा है। डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, हर लेवल पर टेक्सा अलग अलग हो सकता है। टेक्सा करते करते आगे टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट टेक्सा, अलग अलग टेक्सा में क्लासिफाई करना कहलाता है क्या, टेक्सोनॉमी। तो अब बेसिस, आधार क्या है, जो आज की टेक्सोनॉमी है उसका आधार क्या है, किस बिहार पर हम लोग चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, एक साइंटिस्ट किस प्रकार से करता है, उस ये 4 फीचर याद रखना। और इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2019। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से या अब तक जो बताया गया वहाँ से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना कम होती है। आया तो नॉमेनक्लेचर से आएगा या छोटी मोटी बातें पूछ ली जाती है। आगे भी कुछ आने वाले टेक्सोनॉमिकल एड जब आप पढ़ेंगे तो वही से रिलेटेड है। टेक्सोनॉमिकल एड जो आएंगे तो कैसे हम टेक्सोनॉमी में उस टेक्सोनॉमिकल एड का यूज़ करते हैं, दैट इज़ वहाँ से सवाल जो बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़रा सा बताऊँगा, बहुत आसान है। ठीक है, देखो जरा, तो मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी का आधार क्या क्या है। देखिए, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनिज्म का बाहरी और आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ये बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। ठीक है, दूसरा वो उसकी कोशिकाएं किस प्रकार है। अगर हम उसकी कोशिका को निकालें, उसके सेल को निकाल के देखें स्ट्रक्चर से, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ, लार्वा स्टेज आई नहीं आई, है ना, कैसा कैसा उसका विकास हुआ, इस बात का भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए। फिर दूसरा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशन की, उसका डेवलपमेंट हुआ कहाँ पर, इकोलॉजिकली वो कैसा है, ठंडा में रहना पसंद करता है, गर्म में रहना पसंद करता है, ये है वो है, और भी जो भी हो सकता है कैरेक्टर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 4 कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए। ठीक है, तो याद रखना टेक्सा अलग अलग लेवल पर हो सकता है। टेक्सोनॉमी कब आई, टेक्सा करते करते टेक्सोनॉमी आ गई। अलग अलग लेवल पर टेक्सा में कैसे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो टेक्सोनॉमी है। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी का आधार क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, थैंक यू गाइस। आगे हम अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है।